और पीएचडी होता है एमएससी के बाद में आपका करियर शुरू होता है। एमएससी आपको नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना होता है जो यूजीसी सीएसआईआर ऑर्गेनाइज करता है। नवंबर 2018 में एग्ज़ाम था, वो क्वालिफाई हुआ था। तो उसमें 165 ऑल इंडिया रैंक था। 165 ऑल इंडिया रैंक। तो ये आप कितना देर पढ़ाई कर रहे हैं भैया? ये रहता है 10 आवर्स का मैं टारगेट। 10 आवर्स ऑफ स्टडी भैया। प्लेसमेंट का भी इसका कुछ होता होगा ना भैया? प्लेसमेंट कैसे क्या मतलब आप लोग जहाँ पे अभी हो इंस्टीट्यूट में? तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जा सकते हो पीएचडी के लिए। इंडिया में क्या होता है कि मोस्टली 5 इयर्स लग जाता है, बट यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में वो 4 इयर्स में मिनिमम वो है कि अगर प्री लोडेड इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाए कि आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा दिया जाए कि तब तो भैया एटलीस्ट 3% जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर में खर्च करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो अभी 1% कर पैकेज मतलब हाईएस्ट सैलरी क्या पीएचडी होल्डर को मिलता है आपके व्हाट्सएप पर? नाइट में पढ़ने वाले लोग नॉइस को बचाना चाहते हैं, क्योंकि अननेसेसरी जो नॉइस होता है, ट्रैफिक नॉइस, लोगों के बोलने की आवाज़, डेली एक्टिविटीज़ में होने वाला वो सब जो आपके गोल्स में हेल्प करे, ना कि वो उसमें ऑब्स्टिकल्स बन जाए। फालतू का माइंड गेम्स में आप लगे हुए हो कि ओके ये इस टाइम अटेंशन मिला, अभी मैं इसको अटेंशन नहीं दूंगा, अभी ये बिल आएगा, घूमेगा, ये करेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी जो मेरे साथ में गेस्ट है जो कि पीएचडी से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे, जो कि मैं खुद भी इनसे सीखने वाला हूं। और जो लोग पीएचडी करने का इस साल सोच रहे हैं या करेंगे नेक्स्ट फ्यूचर ईयर में, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं खुद भी सीखने वाला हूं। क्योंकि मैं ये खुद भी चाहता हूं कि आज मेरे इस कंटेंट से कुछ भी एक वैल्यू ऐड हो, जिससे कि आप लोगों को भी बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट हो। तो सबसे पहले अपना भैया इंट्रोडक्शन देंगे। First of all, thank you for inviting me on this podcast. My name is Vimal Kumar, and I'm a PhD scholar at Science Institute of Nuclear Physics, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का यूनिट है, एंड मैं अभी 5th ईयर में हूँ। तो भैया मतलब मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स। मेरा मतलब एक क्वेश्चन है कि पीएचडी करने का आपके माइंड में ख्याल कहाँ से आया? मतलब एक होता है ना कि चूज करना कुछ भी चीज़, कैसे आपके माइंड में ख्याल है? फर्स्ट मैं कहूँगा कि क्यूरियोसिटी बिल्ड होता है। जैसे आप घर में होते हो, मेरे भैया मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो उनका एक रहता था मुझे ट्रेन करने का कि कोई भी एक मशीन है या लाइट बल्ब है, फैन है, कि वो कैसे चलता है, उसमें टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से वो फंक्शन करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो क्यूरियोसिटी बिल्ड करती है। ये क्या भैया बचपन से थे क्या? ये भैया ने माइंड को ट्रेन किया है ऐसा। कब से भैया, कब से ये सब? स्कूल टाइम से ही भैया ने ऐसा माइंडसेट डेवलप किया कि क्या करना चाहिए। फिजिक्स में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट था ना? फिजिक्स में बन गया इंटरेस्ट। भैया बायोलॉजी के बैकग्राउंड से थे, तो उन्हें लगता था कि फिजिक्स वाले बैकग्राउंड से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फिजिक्स की तरफ ओरिएंटेड माइंड फिर चला गया। केमिस्ट्री में मेरा उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे वो उतना उसका जो केमिकल रिएक्शंस होता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आता था। और ऐसी चीज़ें जिनमें लॉजिक नहीं होता है, वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है याद रखना। जो नॉर्मली थ्योरीज वाइज है, थ्योरीज में तो कुछ नहीं होता ना, उसमें लॉजिक क्या बिल्ड करोगे? या तो कोई लॉजिक के बेस पे कोई थ्योरी हो तब तुम्हें वो याद हो जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल थ्योरी है तो तुम्हें अलग से कुछ लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, तब उसका वो याद रह पाएगा। जब भैया आप घर में जब बोले कि पीएचडी करना है, तो घर वाले का क्या रिएक्शन था भैया? नहीं, इंस्टेंटली ये मेरा ही थॉट नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद में ये था कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है, या फिर एमएससी के आगे सोचना है, पीएचडी वगैरह कुछ सोचना है, या एमफिल करना है, टीचिंग लाइन में जाना है, ऐसा कुछ पीजीटी वगैरह करके भी उस तरह से। बीएससी के बाद में गैप हो गया था 1 साल का, क्योंकि ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि क्या करें। इतना गाइडेंस होने के बाद भी मतलब थोड़ा सा मतलब आप लोग भी मतलब एक होता है ना कि मतलब वो सब एज में उस टाइम में कंफ्यूजन बहुत सारा रहता है ना भैया? हाँ, क्योंकि बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है ना आपके पास। क्या गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन रहता है, आप 12th लेवल के टीचर भी बन सकते हैं, प्राइमरी लेवल के टीचर बन सकते हैं, और फिर कह सकते हो आगे कॉलेजेस में जा सकते हैं। एक भैया हमको एक जानना है कि ये एक राइट डायरेक्शन कैसे, अगर किसी को पीएचडी करना है उसके लिए एक राइट डायरेक्शन क्या रहेगा, और क्या क्या चीज़ है जो वो लोगों को नहीं करना चाहिए, तो कुछ आप बता सको? फर्स्ट देखो, क्यूरियोसिटी ही होती है कि आप क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, आपका इंटरेस्ट किस तरीके से डेवलप हो रहा है। और पीएचडी
होता है एमएससी के बाद में आपका करियर शुरू होता है। एमएससी प्लस आपको नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना होता है जो यूजीसी सीएसआईआर ऑर्गेनाइज करता है ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार चलता है, एग्जाम होता है वो। मतलब साल में 2 ईयर जो चलता है भैया, ये कौन कौन सा, मतलब साल में दो बार एग्जाम होती है? 2 बार एग्जाम ठीक होता है, है। 2 बार एग्जाम होती है। कौन कौन से मंथ में होती है? एक जून में होता है और एक होता है दिसंबर में। जून और दिसंबर में। हाँ, तो ये एग्जाम twice in a कंडक्ट year होती है। मेरा दिसंबर 2018 में एग्जाम था, वो क्वालिफाई हुआ था। तो उसमें 165 ऑल इंडिया रैंक था। 165 ऑल इंडिया रैंक। मतलब कितने कैंडिडेट लोग इसमें अप्लाई करते हैं जिसमें कि आपको 165 आया था? कैंडिडेट्स 10,000 के अराउंड रहता है। 10,000 में 165 रैंक लाना, ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट वाला बात है। घर में तो भैया मुझे तो नॉर्मल फील होता है कि ठीक है, मतलब आगे एक होता है ना भैया, 10,000 में आप अगर 165 रैंक ला रहे हो इस पर्टिकुलर एरिया में, पहला बात की कंपटीशन तो एक चीज़ मैं देखता हूँ कि मार्केट में और पूरे सराउंडिंग में, क्योंकि यहाँ तक पहले आते आते ही पीएचडी तक में भी बहुत लोग ड्रॉ डाउन करने लगते हैं, मतलब कि बहुत छोड़ देते हैं। ऐसे कौन चलता है? हाँ, मतलब 10-12 होते होते ग्रेजुएट में ही आदमी लोग क्विट कर देते हैं। उसके बाद फिर आप इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर पीएचडी। तो मतलब ये थोड़ा एरिया, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या चीज़ आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत चीज़ आप छूट गया आपसे? थोड़ा सोशल लाइफ अलग हो जाता है क्योंकि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे सब लोग बहुत सारे कल्चर से आए हैं। लाइक मेरे इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया से लोग आए हों, अलग अलग स्टेट से। तो कल्चर वाइज रहता है कि अलग अलग कल्चर से आप आए हो तो दूसरे पर्सन से उस तरह के कल्चर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो अच्छा लगता है, दूसरे लोगों से इंटरेस्ट होता है उसको जानने में। और लैंग्वेज वाइज भी रहता है कि ओके, एक लैंग्वेज सीख लिया, उस बंदे से मैं दूसरा लैंग्वेज सीखूंगा, इस कल्चर में रहूँगा, ये चीज़ सीखूंगा। तो एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है, तो इंटरेस्ट बना रहता है। बट अपनी जो लोकल सोशल लाइफ होती है वो थोड़ा सा बच जाते हो। मतलब कि आप किन लोगों को बोलोगे कि पीएचडी के लिए मतलब पढ़ाई आगे स्टार्ट करे या नहीं करे? मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना कि अगर आपको पीएचडी करना है तो सोशल लाइफ मतलब छोड़ना होगा, मतलब इतना ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। काफ़ी स्मूथली चलता है। अगर आपसे 2-3 बात पूछा जाएगा तो क्या चीज़ आप उन स्टूडेंट को बोलोगे जो पीएचडी के लिए अभी आने वाले हैं या आने का ट्राई कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का मुझे कमेंट भी आता है, भैया पीएचडी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो ही मैं आपको लेकर के आया हूँ। देखो, मेरी जो नॉलेज रहेगी वो फिजिक्स ओरिएंटेड फील्ड से रहेगी क्योंकि मेरा उधर ही इसमें भी पर्टिकुलर क्या भैया कि मतलब पर्टिकुलर क्या रहता है इसमें भी? बहुत सारा क्राइटेरिया कैटेगरी रहता है क्या? देखो, फिजिक्स में अगर आना है तो फिजिकल साइंस करके एग्जाम होता है नेट जेआरएफ का, वो आपको मस्ट करना ही है। और जेस्ट का भी एक एग्जाम होता है, JEST, ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। वो अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मिलके कंबाइंड टेस्ट कराते हैं अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए। तो उन लोगों का वो अलग से फेलोशिप ऑफर करते हैं, CSIR नेट का अलग ऑफर रहता है। वो तो आपको फेलोशिप, एटलीस्ट आपको फंडिंग चाहिए कहीं भी पीएचडी करने के लिए, या तो आपको उस रिसर्च इंस्टीट्यूट से फंडिंग चाहिए या फिर एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, जो CSIR हो सकता है, UGC हो सकता है, जेस्ट के थ्रू भी हो सकता है, उस सब से। तो उसका प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, नेट और MSc चाहिए उस सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद ब्रांचेस डिवाइड हो जाता है कि एग्जैक्टली आपको किस फील्ड में करना है। और हर एक इंस्टीट्यूट हर एक उसमें ब्रांच में काम नहीं करता है, डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसे फैकल्टीज अवेलेबल हैं, कि उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है। तो मटेरियल साइंस में भी हो सकता है, कंडेंस मैटर फिजिक्स करके होता है, वो भी एक ब्रांच है, ठीक है। और एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, और कह सकते हैं कि थ्योरी में भी होता है, जिसमें टोटली थ्योरी होता है किसी भी ब्रांच का। लाइक मटेरियल साइंस का भी थ्योरी हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी का थ्योरी हो सकता है, और हाई एनर्जी फिजिक्स भी होता है, जिसमें पार्टिकल्स को हाई एनर्जी पे एक्सेलरेट करके देन एक्सपेरिमेंट्स आप कंडक्ट कर सकते हो उस तरीके से। और तो मेरा एक क्वेश्चन है भैया, जैसे कि आपने बताया कि जिसमें आपको 135 रैंक अराउंड आया था, 165, हाँ 165, तो ये जो रैंक लाने के टाइम में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो मतलब आप कितने आवर का पढ़ाई कर रहे थे? मतलब ये अगर है, मैं पैरेलल में प्रिपरेशन कर रहा था MSc के और ये सब, तो दोनों टाइप के सिलेबस से डील करना पड़ रहा था। तो MSc में स्टेट रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है बरेली में, UP बरेली, वहाँ से एफिलिएटेड कॉलेज है मुरादाबाद में, हिंदू कॉलेज, वहाँ पे मेरा MSc था। तो रेगुलर क्लासेस वहाँ पे नहीं होता था, बट एक्सपेरिमेंट्स के लिए लैब जाते थे हम ऐसे। तो अलग से मैं स्टडी कर रहा था,
और जो नेट का सिलेबस होता था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था, 60% सिमिलर था एमएससी सिलेबस के। तो थियोरेटिकल पार्ट जो था तो वो एमएससी में कवर हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होता है। उस जगह होता है बट उतना न्यूमेरिकल ओरिएंटेड आंसर्स नहीं लिखने होते हैं एग्जाम्स में। और ये जो होता है नेट में, इसमें टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड, तो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों कंबाइन हो जाता भाई था। नेगेटिव मार्किंग भी मतलब जब 1/3 नेगेटिव रहता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है ना, तो मतलब रूल बहुत ही टाइट। 1/3 नेगेटिव रहता है जेस के एग्जाम में और 1/4 रहता है नेट के एग्जाम में। अभी आप कितना देर पढ़ाई कर रहे हैं भैया? अभी करेंटली रहता है 10 आवर्स का मैं 10 आवर्स ऑफ स्टडी भैया। बुक रीडिंग कंटिन्यूसली 10 आवर्स नहीं होता, बीच बीच में रहता है कि प्रोग्रामिंग पे भी ध्यान दे लिया, कुछ लैब में इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग है वो उस पर भी ध्यान दिया, तो मल्टीपल काम रहता है। कंटिन्यूसली वो बुक रीडिंग टेक्स्ट रीड नहीं कर रहे हैं भैया। इतना डेडिकेशन, मतलब देखिए 10 आवर स्टडी करना मतलब ये नॉर्मल, मतलब एक होता है ना, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग से मैं भी मिलता हूँ, मतलब इतना भी नहीं है। मतलब क्या चीज़ है जो आपको इतना मोटिवेट करता है? कुछ तो ऐसा चीज़ होगा ना। देखो, फर्स्ट तो क्यूरियोसिटी ही होती है, और दूसरा ये है कि आप एक कोर्स में आ गए हैं तो आप उस कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी होगी। लाइक पीएचडी में जैसे फिजिक्स में रहता है, जो अभी करंटली जो इनरोलमेंट है मेरा, वो होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट है मुंबई में, वहाँ पे इनरोलमेंट है। उन लोगों ने क्राइटेरिया फिक्स किया कि ये 2 आपका रिसर्च पेपर होना चाहिए जो रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश्ड हो, ठीक है, और एक कॉन्फ्रेंस पेपर चाहिए। तो रिक्वायरमेंट वो पूरा करना है आपको। और ऐसा नहीं है कि रिसर्च पेपर है तो नई नॉलेज क्रिएट करने में टाइम लगता है, तो कंटिन्यूस आपको रहना पड़ेगा उसमें, मतलब आपको पूरा फोकस हो करके काम करना। तो मेरा अभी एक पेपर पब्लिश हुआ है, दूसरा पेपर अभी जर्नल में सबमिट किया है, कॉन्फ्रेंस पेपर एक हो गया है, ठीक है। अब वो जो आप पब्लिश किए हो, वो अगर किसी को देखना रहेगा वो कैसे आके देख सकते हैं? अब मेरा नाम सर्च करोगे इंटरनेट पे फिजिक्स लिख के आगे, क्योंकि विमल कुमार नाम से कुछ और भी कुछ बैडमिंटन प्लेयर का समथिंग करके, तो अभी उतने पॉपुलर नहीं है कि फर्स्ट नहीं एक बार आप नाम, जो लोग भी देख रहे हैं ना, क्योंकि मैं जो लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पे लोग हैं, तो वो लोग जब देखेंगे तो वो लोग को थोड़ा मोड़ा आइडिया मिल जाएगा। विमल कुमार फिजिक्स करके अगर सर्च करोगे तो मेरे सोशल मीडिया लिंक्स और जो साइंटिफिक कम्युनिटी के वेबसाइट्स होते हैं वहाँ के लिंक मिल जाएंगे गूगल में, ठीक है। वहाँ पे रिसर्च पेपर्स भी मेरे लिस्टेड हैं कुछ जो पब्लिश्ड हैं। और ये बात हमको एक चीज़ जानना था, क्योंकि देखिए क्यूरियोसिटी ये सब चीज़ आपका ठीक है भैया। तो और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है इस पॉइंट से कि प्लेसमेंट का भी इसका कुछ होता होगा ना भैया? प्लेसमेंट कैसे, क्या मतलब आप लोग जहाँ पे अभी हो इंस्टीट्यूट में वहाँ से ही प्लेस्ड हो जाते हैं? क्योंकि ये सब का भी टॉप कंपनीज या टॉप गवर्नमेंट बॉडीज वगैरह होती है? नहीं, ऐसे प्लेसमेंट नहीं होता, बट फैकल्टीज के थ्रू, आपके प्रोफेसर्स के थ्रू रिकमेंडेशन आपको मिल जाता है, रिकमेंडेशन लेटर। लाइक किसी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जब तुम अप्लाई कर रहे हो, लाइक पीएचडी के बाद में पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम होता है 2 इयर्स का, और रिसर्च एसोसिएट करके भी एक होता है जो 3 साल तक ईयर वाइज रिवाइज होके चलता है, ठीक है। रिसर्च एसोसिएट 1, 2, 3 करके एवरी ईयर उसका इवेल्युएशन होता है। उसमें तो अगर उस टाइप के कोर्सेज में जब हम एडमिशन लेते हैं तो रिकमेंडेशन लगता है हमारे प्रोफेसर से, जिसके अंडर आपने पीएचडी किया है। और भी अगर 3 रिकमेंडेशन चाहिए तो और भी हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ लोग होते हैं जिनसे हम, और भी फैकल्टी हैं जिनसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं अगर उनके साथ काम किया है तो। क्योंकि अगर काम नहीं किया उन लोगों के साथ में, यहाँ पे भी आपको नेटवर्क अच्छा बनाना बहुत इम्पोर्टेंट। आपको क्या लगता है कि पीएचडी में भी नेटवर्क बनाना मतलब नेटवर्क क्या, आपको ज्यादातर जितने जैसे आपने बोला अच्छे लोगों से, मतलब हाँ, रिकमेंडेशन देखो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में कहीं पे जाने के लिए रिकमेंडेशन आपको लगता है ये एटलीस्ट एक तो लगेगा आपके सुपरवाइजर से, तो उधर से मिल जाएगा। अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 रिकमेंडेशन चाहिए तो बेटर है कि किसी और फैकल्टी से भी आप कोलैबोरेट करके रखें अगर पॉसिबल हो तो। वो गाइड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर ऐड हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। और भैया मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर सपोज दैट कि अगर आपको बोला जाए कि कोई ऐसा 2-3 कंट्री नाम जो पीएचडी के लिए बेस्ट है वर्ल्ड में, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जा सकते हो पीएचडी के लिए। इंडिया में क्या होता है कि मोस्टली 5 इयर्स लग जाता है, बट यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में वो 3 ईयर 4 इयर्स में मिनिमम वो करवा देते हैं। क्यों भैया इंडिया में इतना लेट लग जा रहा है? और क्योंकि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की बात होती है। एक लैब है जहाँ पे ऑलरेडी एवरीथिंग इज एस्टैब्लिश्ड। हाँ, डिफरेंस है, लेकिन यह है कि मुझे यहाँ पे पूरी लैब को मुझे इस्टेब्लिश करना है, ऑर्गेनाइज करना है, हर एक इंस्टीट्यूट्स
गवर्नमेंट बॉडी से लड़ना है कि अच्छा मेरे को ये चाहिए, ला के दो, फिर वो बोलेंगे कि हमारा कुछ ऑफिशियल प्रोसीजर है, टाइम लगेगा उसको आने में, ये काम करने के लिए तुम्हारा। मतलब यहाँ तो का आप ये बोलना प्रोसेस ही स्लो है। प्रोसेस स्लो है। लाइक अगर कोई एक प्रोजेक्ट वाइज तुम्हें काम कर रहे हो तो उसके लिए एक डेडिकेट बॉडी होना चाहिए जो आपके काम को सपोर्ट करे, उस ऑफिशियल प्रोसीजर में हमें ना डाले, क्योंकि हमें वो डील नहीं करना, हमें मेनली फिजिक्स पे काम करना है। तो हम अगर उसमें ऑफिशियल प्रोसीजर में लग जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा ना। आपके कोई ऐसे फ्रेंड हो जो कि पीएचडी फॉरेन में कर रहे हो, जिससे टच पीएचडी तो नहीं कर रहे हैं, हाँ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है, बट मैं जानता हूँ पोलैंड में वो पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब वहाँ से हम लोगों का बहुत ही डिफरेंस है। वो लोगों का क्या बहुत ही फास्ट प्रोसेस है क्या? वर्क कल्चर के पीएचडी के बारे में मुझे उतना नहीं पता कि वो किस तरीके से उसका रूटीन रहता है, कैसे लोगों से इंटरेक्शन होता है, काम करने का तरीका क्या रहता है वहाँ पे, उतना। बट पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम में मेरे काफ़ी लोग जानने वाले हैं, यूरोप में हैं और यूएस में हैं, कनाडा में भी हैं और जापान में है, कोरिया में है। अगर भैया सपोज दैट आप पीएचडी बनने के बाद अगर 3 चीज़ आपको चेंज करने के लिए, अगर आपके इस में अगर चेंज करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या चेंज करोगे? आगे फ्यूचर क्या हो फ्यूचर में? तो इंडिया में अगर मेरे को चेंज करना है कुछ तो ये रहेगा कि प्रोजेक्ट वाइज आप फंडिंग रखिए और स्टूडेंट्स को उसी तरीके से सपोर्ट करिए, उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रोसीजर में मत डालिए कि उनको ज़बरदस्ती जाकर उन ऑफिशियल से लड़ना है कि मुझे ये काम करना है। ऐसा क्यों भैया कि मतलब कि ऐसा क्यों होता है कि अभी जैसे कि हम इतने साल इतना सब कुछ पढ़ाई करने का, इस पॉइंट पे जाने के बाद, इतना रैंक लाने के बाद, इस पॉइंट पे भी आपको फाइट ही करना है? मतलब ऐसा क्यों? मतलब लिमिटेड सोर्स, मतलब लैक ऑफ नॉलेज भी है क्या? नहीं, लैक ऑफ, इंडिया हैज अ ब्रिलियंट माइंड। ओके, नहीं, जैसे बहुत सारे क्या होता है करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से भी इस टाइप का भी होता है ना, थोड़ा सा ऐसा भी तो हो सकता है। देखो कभी कभी होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं हाँ, वो वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। नहीं वैल्यू नहीं समझ, वो वैल्यू पूरा समझते हैं, बट ये है कि वो उनको अगर वो पोजीशन होल्ड करना है तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करके दिखाना होता है कि अच्छा हम ये कम इनपुट में अच्छा आउटपुट दे पा रहे हैं, तो वो कहेंगे ओ इसका भाई गवर्निंग जो नॉलेज है वो अच्छा है, इसको बढ़िया पोजीशन दो। तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब कि इंडिया में अभी जैसे इसरो का शायद प्रोजेक्ट एक लॉन्च हुआ था, तो उसमें भी था कि बहुत इंडिया हम लोग कम बजट में रॉकेट, चंद्रयान 3 का चलता है प्रोजेक्ट, काफी बजट कॉन्शियस बजट तो था ही, मतलब कम से कम बजट में, बहुत मिनिमम बजट में हमने वो किया कंपेरेटिव टू अदर स्पेस एजेंसीज लाइक नासा और चाइनीज एजेंसी है, आई फॉरगॉट द नेम, और रूस की एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ESA करके, उन लोगों से उनके कंपैरिजन में हम काफ़ी कम बजट में वो कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कि मुझे ये घर बहुत अच्छा नहीं चाहिए, मुझे मेरे इंस्ट्रूमेंट बढ़िया बनाना चाहिए, तो वो इंस्टेड ऑफ पेंटिंग से पैसा बचा के मैं वो पैसा उस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से काम करने का प्रोसेस है इंडिया में। अभी जैसे थोड़ा देर पहले ही आपसे भैया मेरा बात हुआ कि एक न्यूरालिंक के बारे में, जो कि ब्रेन में चिप, मतलब आपको क्या लगता है, मतलब इस पॉइंट पे टेक्नोलॉजी वाइज, जैसे कि अभी बहुत सारा आप देख रहे होंगे, सडनली क्या हुआ है इधर 2-3 साल के अंदर में ड्रास्टिकली चेंज हुआ, ड्रास्टिकली AI का यूजेस ज़्यादा बढ़ गया है और चैट GPT आ गया है। तो मतलब क्या लगता है आपको फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कहाँ और कैसे देखते हैं? देखो आयरन मैन मूवी में जारवेस का सिस्टम तो आपने देखा होगा क्या है, ठीक है, वो क्या है, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फिजिक्स में अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंट्रोड्यूस करना है तो जारवेस जैसा बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो वॉइस कमांड पे भी चले, या फिर कुछ ऐसा इन्वेंट करके दे, या मॉडलिंग के लिए हमें काम आए, स्टैटिस्टिक्स में हेल्प करे। आप लोग क्या भैया चैट GPT हो गया ये सब का यूज़ करते हो क्या? कभी कभी यूज़ करते हैं, कुछ क्यूरियोसिटी के लिए, या इंस्टेंट ऐसा कि केवल उस प्रॉब्लम के बारे में थॉट है कि ये प्रॉब्लम है, ओके सॉल्व करनी है, देखते हैं क्या आता है। रिजल्ट कैसा आता है भैया? आउटपुट बहुत जरूरी नहीं मतलब है कि अभी भी वैसा भी अपडेटेड नहीं हुआ है ना, अपडेटेड नहीं है क्योंकि वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि मैं भी एक वीडियो देख रहा था जो कि AI जनरेटेड वीडियो था, उसमें क्या हो रहा था, लिपसिंग बार बार ज़्यादा वो कर दे रहा था। अभी एकदम वैसा एकदम सिमिलर नहीं हो रहा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ है जो कि पकड़ में आ जाता है कि ये अभी वीडियो क्रिएशन का एक OpenAI का टूल अभी आया है, सोरा करके, वो लोग अभी अच्छे आउटपुट्स दे रहे हैं, बट वो अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। बट चैट GPT से कभी कभी हेल्प होता है
कोडिंग में हम लोग हेल्प लेते हैं उसकी, कि ऐसे डॉक्यूमेंट राइटिंग होता है, लेटेक करके एक टूल है जिसमें आप टूल्स लिख सकते हो। मतलब रिसर्च पेपर हम लिखते हैं मोस्टली लेटेक में ही लिखते हैं, तो उसमें अगर कुछ हेल्प चाहिए, कुछ हमें इक्वेशन टाइप करना है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हमने बोला कि ये इक्वेशन है, इसके लिए हमें कुछ लेटेक कोड लिख के दीजिए या पाइथन कोड लिख के दीजिए किसी काम के लिए, तो हेल्प मिल जाती है। एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलता, कभी कभी अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके हम लोग यूज़ करते हैं। अभी कुछ रिसर्च पेपर्स में हुआ है कि कुछ लोगों ने चैट जीपीटी से जो आंसर दिया है वही उसमें डाल दिया है, तो वो लोग पकड़ लेते हैं उसको। हाँ, ये चीज भी है कि मेरे ऑफिस में भी एक जगह पे हुआ था कि मतलब क्या बोले, कुछ ड्राफ्टिंग इतना सिमिलर है कि सबको समझ में भी आ जाता है। तो मतलब अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक रिसर्च पेपर देखा था जो पब्लिश्ड था, पब्लिश्ड वर्जन में वहाँ पे जैसे रहता है ना हियर इज योर आंसर करके लिखा होता है, इवन उस रिसर्च पेपर के उस कॉलम में वहाँ पे भी वही लिखा था, हियर इज योर आंसर करके। दैट वाज हिलेरियस। भैया मतलब ऐसा क्या होगा, मतलब ये सब चीज़ इतना टेक्नोलॉजी आने के बाद जॉब भी तो डिस्टर्ब हो गई ना बहुत सारे सेक्टर में। मतलब देखो जहाँ तक रिप्लेस हो सकता है टेक्नोलॉजी रिप्लेस करेगी, बट ऐसा नहीं है कि एआई ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा, उसको भी मेंटेनेंस करने के लिए कोई लोग चाहिए ना। तो ये है कि स्किल बेस्ड जॉब, स्किल्ड जिसके पास रहेगा एआई को हैंडलिंग के लिए। अब रोबोटिक मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में है जहाँ पे सारे रोबोट्स आपको खाना सर्व करके दे रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है ना कि रोबोट्स कहीं कहीं से आके टपक गए। इंडिया में भी तो ये आया है भैया, कहीं पे भी इंडिया में ऐसा एआई रोबोट अभी आई थिंक अभी कुछ जगह हो सकता है, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आई थिंक नोएडा में या दिल्ली में कहीं पे मैंने देखा था किसी रेस्टोरेंट में ऐसा रोबोट। हाँ, वीडियो ही देखा था, एग्जैक्टली मैं गया नहीं वहाँ पे, बट उन रोबोट्स को मेंटेन करने के लिए भी तो कोई लोग चाहिए ना। रोबोटिक इंजीनियरिंग है वाले लोग, लेकिन आप जहाँ पे अगर मान ले तो 10 लोग लग रहे हैं वहाँ पे 2 लोग लगेंगे। हाँ, और एक चीज ये भी है ना कि भैया जैसे कि मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ, सीए का, तो मेरा क्या है कि जो काम करने में हम लोगों को 2 से 3 दिन लगता था, अब वो हम लोगों का काम बहुत 2 से 3 घंटे में भी हो जा रहा है। तो मतलब कि एडवांटेज भी है कहीं ना कहीं और डिसएडवांटेज भी है। और मेरा एक चीज़ ये है कि मैं अब आता हूँ भैया न्यूरालिंक पे, ठीक है, तो इस पे वो जो चिप जो माइंड पे लगाने वाला जो बात है भैया, वो उसको आप किस टाइप से देखते हैं? वो रहेगा कि अगर प्री लोडेड इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाए, कि आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा दिया जाए, कि तब तो भैया ऐसा हो जाएगा कि हम लोग बॉडी पे भी तब तो कोई कंट्रोल कर सकता है। पॉसिबल है। देखो मूवीज में, साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है कि सुपर ह्यूमंस बनाने का रहता है कि उनका कुछ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस कर दिए या फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा दी, उनके कुछ बॉडी में सीरम इंजेक्ट कर दिया या कुछ कर दिया, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई। ऐसे पॉसिबल हो सकता है, बट किस तरीके से काम करता है न्यूरोलिंक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता टेक्नोलॉजी वाइज। पर मैंने देखा था कि बहुत सारे अभी चीज़ों पे मतलब रिसर्च वगैरह हो रहे, जैसे कि मंकी का मैंने आपको बताया था थोड़ा देर पहले। तो मतलब कि अभी भी मतलब उतना भी नहीं परफेक्ट हुआ है, लेकिन तब पर भी रिसर्च वगैरह चल रहा है। जो जैसा कि एलन मस्क आप जानते ही हैं कि वो जैसा सोच लेता है वो करता ही है। मतलब अभी देखिए क्या, और भी अगर आपको कुछ अगर बताना होगा जो स्टूडेंट जैसे कि पीएचडी के लिए अभी आ रहे हैं, जो कि बीच में है, जैसे कि बहुत टाइम टेकिंग है भैया, बहुत डेडिकेशन वाला चीज़ है, तो क्या बोलोगे कि वही लोग आए जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हो? मतलब हर कोई भी कोर्स करता है, डेडिकेशन उसका होता है, बट ये है कि कंटिन्यूस एफर्ट्स आपको चाहिए, पेशेंस चाहिए। एकदम से आउटपुट नहीं मिलेगा हर रोज़। ऐसे नहीं है कि आप अप जा रहे हो सकता है कि पूरे सप्ताह आपको ऐसा फील हुआ कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। डिमोटिवेट होते हैं भैया कभी? होते हैं, फिर वो जो रीजन है उसको उस रीजन से को बुलाने के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं वो करते हैं। क्योंकि जब आप आसपास में जब लोगों को देखते होंगे, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, मतलब एक होता है ना, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एक शो ऑफ तो हर सोशल मीडिया पे होता ही है, बट ये है कि तुम वो एक्टिविटी कर रहे हो जिससे सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, इंडिया का कहीं पे नाम हो, साइंटिफिक कम्युनिटी में आपका कुछ नाम हो रहा है, इस तरीके से अगर वो कर रहे हो तो आपको वो एक मोटिवेशन मिलता है। हाँ, ये चीज़ भैया आपका है ना, हमको बहुत अच्छा पॉइंट लगा उस समय भी जब आपका सुने थे कि मतलब वैल्यू ऐड करना। क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर है, बहुत सारे कुछ है, मैं अभी खाने जा रहा हूँ गाइस, मैं अभी सोने जा रहा हूँ, क्या ही भाई क्या। और हमको एक चीज जानना है, जो खाने जा रहा है, जो ये लेने जा रहा है, और जो देख रहा है,
ये दोनों जो कंटेंट जो देख रहा है उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब क्या वैल्यू क्या ऐड हो रहा है? नहीं, वो कुछ सोसाइटी के लिए वैल्यू ऐड कर रहा है, ये तो टाइम वेस्ट कर ही रहा है अपना। अगर आपको वहाँ से कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे तुम्हारी करियर ग्रोथ में हेल्प हो रही है, तब तो एक है कि आप ठीक है उसको देख सकते जैसे हो। कि आप लोग जो कर रहे हो ना, तो वो मतलब कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से ग्रो करोगे ना, इंडिया ग्रो करेगा, और इंडिया ग्रो करेगा तभी हम लोगों का वर्ल्ड वाइड में नाम हो पाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल दिए, जैसे यूएस, कनाडा, ये सब में फास्टेस्ट हो रहा है सारा पीएचडी का काम। तो अच्छा लगता है जब इंडिया, आप पहले के कंपैरिजन अभी कुछ कुछ चेंजेस वगैरह आया है। अभी सोर्स ऑफ फंडिंग, मतलब फंडिंग जो है, फंडिंग का साइज बढ़ गया है पहले से। पहले होता था कि बहुत कम स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं तो उन्हीं के हिसाब से उनको फंड दिया गया। अब एवरी ईयर पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं काफ़ी कैंडिडेट, अब उनको अकोमोडेट करना है, गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ भी देना है उनको, जो वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स की फंडिंग भी उनको देनी है। तो फंड्स का साइज पहले से बढ़ गया है, उतना भी नहीं बढ़ा है बट पहले से बढ़ गया है कंपैरिजन, प्रीवियस ईयर की बढ़ गया है। मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, बट एटलीस्ट 3% जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर में खर्च करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो अभी 1% के राउंड हो रहा है, जो कि ये बहुत ही मतलब जो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चाइना, जापान, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज वो काफ़ी जीडीपी का अच्छा खासा परसेंटेज एजुकेशन में स्पेंड करते हैं। और हाँ, जैसे जापान का आपने बात बोला ना, क्योंकि मतलब और सारे कंट्री में, बहुत सारे कंट्री में क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा मेनली फोकस किया जाता है एजुकेशन पे, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और सेकंड चीज़ है डिसिप्लिन, जो कि हम लोगों के कंट्री में इस चीज़ का कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप है डिसिप्लिन का तो कमी है। क्योंकि जापान में मैंने देखा भाई ड्रास्टिकली इतना वेल डिसिप्लिन आदमी, कुछ कुछ मैं वीडियो सब देखता हूँ कि वो लोगों का, मैं 2-3 का ब्लॉग भी देखा हूँ ना, मतलब लगता है डिसेंट, मतलब कैसे वो लोग इतना जापान में इतने डिसिप्लिन लोग रह लेते हैं। देखो ये साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन है। जैसे मैं इंडिया का एक केस बताता हूँ, जैसे बिफोर द इंडिपेंडेंस 1947 कुछ गवर्नमेंट बॉडी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको मैनेज करती थी, तो लोग जाते थे उसमें जॉब करते थे, उनको पैसा तो मिलता था बट वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल नहीं थे कि नहीं ये हम इनके अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, लेकिन हमें पैसा चाहिए इसलिए हम यहाँ पे हैं। तो अभी वही माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होता चला गया जनरेशन वाइज। अब बट ये जैसे जैसे चीज़ें नई एक्सप्लोर हो रही हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में माइंडसेट लोगों का कनेक्ट हुआ, इंटरनेट आया कि जापान में क्या होता है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट कैसा है, यूएस में कैसा माइंडसेट है, या यूरोपियन कंट्रीज़ में कैसा माइंडसेट है, चाइना में कैसा माइंडसेट है, रशिया में कैसा माइंडसेट है लोगों का। जैसे जैसे लोग साइकोलॉजिकल चीज़ें समझने लगे, फिलॉसफी समझते हैं, अभी वो माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। जो नई जनरेशन आ रही है, कह सकते हैं मेरी जनरेशन, जो पेरेंट्स की जनरेशन थी उनका तो ठीक है, ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा बट तो वो वही है कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डेडिकेटेड हो तो आप में डिसिप्लिन भी दिखेगा और आप अच्छी प्रोडक्टिविटी पे भी ध्यान दे पाओगे अपने। और ये चीज़ है ना कि मतलब अगर आप लोग, मतलब जैसे आप अपने ड्रीम को फॉलो करके ही मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो लोग भी देखते हैं वीडियोस, तो कुछ भी हो तो अपने ड्रीम को ही फॉलो करना चाहिए, भले कुछ मिले या कम मिले, तो आपको मतलब अच्छा लगेगा तो ही आप लोग आगे चल गए। कुछ कुछ लोग को मैं ऐसा भी जानता हूँ भैया कि मजबूरी में कुछ भी कर रहे हैं, मतलब उसको वो चीज़ करने का मन नहीं भी है, तब पर भी उस सेक्टर में भी जॉब कर लेता है, इस सेक्टर में भी जॉब कर ले, यहाँ पे भी उसने ये बोला, इसने ये बोला, कि उसका खुद का लाइफ है ही नहीं, मतलब पता ही नहीं। बहुत को तो अपना गोल ही पता नहीं है अभी तक। ये तो उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए ना कि उनका क्या इंटरेस्ट है, उनको क्या अच्छा लगता है। अगर नहीं करोगे तो वैसे ही भटकोगे। अब इनिशियली क्या रहता है, एक फैमिली में अगर आप बड़े हो तो, और पेरेंट्स का कोई अच्छा है, जॉब नहीं रहा है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है उनको, तो आपको देखना पड़ेगा। अब एकेडमिक्स में आके टाइम लगता है, इधर इतनी जल्दी नहीं है पैसा बनाना, इधर लिमिटेड ही मिलता है, क्योंकि आपको वो लाइफ मेंटेन करनी है जिससे आप मेंटली फ्री रह पाएँ। नहीं, मेरा ये था ना कि क्या होता है कि एक मेरा ही फ्रेंड है, मैं उसका नाम ले लूँगा, तो उसका क्या है कि वो आया था यहाँ पे कुछ और बनने के लिए, ठीक है। फिर उसको मतलब क्या हुआ कि XYZ कोई कंपनी में जॉब लग गया, पर वो अभी भी जॉब कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, पर उसका मन में है कि हमको तो ये करना था लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, मतलब पैसन कुछ और है,
लेकिन करने अभी जैसे कि आप यहाँ पे आए हो पीएचडी करने, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो मतलब डिस्ट्रैक्शन से कैसे लोग बचेंगे? देखो, अगर आप किसी करियर को चूज कर रहे हो तो अब अभी क्या है कि इम्पेशेंट है यूट्यूब यहाँ पे, में अभी लोग क्या हो गया ना भैया, इम्पेशेंट है कि लोगों को आजकल क्विक रिवॉर्ड चाहिए है। कोई रिवॉर्ड तो वही इतना आसान नहीं होता ना सब कुछ मिलना। अगर कोई रिवॉर्ड्स के चक्कर में हो तो फिर भाई इधर काम करोगे, फिर आप भूल जाओगे कि भाई मेरा तो इंटरेस्ट ये था ही नहीं, मैं तो कर रहा हूँ ये, तो फिर ऐसे भटकोगे ना। फिर अब कोई कैरियर चूज़ कर रहे हो आप, अब बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं आपके नॉलेज की बेस्ड में। मान लीजिए साइंस के बेस पे, फिजिक्स के बेस पे, तो आप अलग अलग लेवल के टीचर बन सकते हो। तो आप देखोगे उधर की लाइफ कैसी है, इधर की लाइफ कैसी है, लोगों से एक्सपीरियंस लोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे, ब्लॉग्स बहुत लोग बनाते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, वहाँ पे आप नॉलेज इकट्ठा करो, देखो क्या क्या होता है उधर, किस तरीके का वर्क कल्चर है, कैसा माइंडसेट डेवलप होता है, फाइनेंशियली कितना सही है वो डिसीजन। थोड़ा एक्सप्लोर करो, पता लगाओ तुम्हारा खुद का क्या इंटरेस्ट है, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है करो, बट उसको एकदम से गोल मत बनाओ, क्योंकि स्पोर्ट्स में एकदम से पैसा नहीं मिलता। उधर स्पॉन्सरशिप इतना आसानी से नहीं मिलता, उधर बहुत हाँ, फाइट लेकिन है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आप उस चीज़ पे अगर पैशनेट हो, जैसे आपने बोला ना क्यूरियोसिटी, ठीक है ना, आपका क्या, जैसे कि मेरा क्या है कि मेरा सीए में क्या पैसन है, मतलब हमको यही करना है, इसके अलावा और कुछ हम सोच भी नहीं सकते, मतलब इतना हम डेडिकेटेड है। तो ऐसा ऐसा अगर आपके अंदर भी है तो आप लोग क्या हो, कभी कभी क्या होता है डाउनफॉल आता है, कभी कुछ आता है, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे कलीग है, बहुत सारे दोस्त लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह पे अच्छा पैसा कमाए, लेकिन हम लोग का स्टाइपेंड बहुत कम रहता है। तो ऐसा नहीं कि डीमोटिवेट, यही सब चीज़ में लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। होता है, फील होता है, क्योंकि एक नॉर्मल सी क्या बोल सकते हैं, जैसे कुछ स्टोरीज होती है ना जिनमें क्या बोलते हैं उसको, क्या मतलब स्टोरीज, मतलब क्या बोल भैया, मतलब स्टोरी क्या है? ठीक है, छोड़िए भैया, ठीक है, थोड़ा लीव इट। हाँ, कि लेकिन कोई भी बुक से स्टोरी उठाया, उसको अच्छे से यूट्यूब में वीडियो फॉर्मेट में डिलीवर किया, उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आता है, उसको अच्छा खासा इनकम होता है, ठीक है, वो हुआ उसको इनकम। उस अगर इनकम के बेस पे अगर मैं अपनी एबिलिटीज़ को जज करूँ तो मैं थोड़ा फील होता है उसमें कि यार उधर इतना फील मिलता है, ये मैं ये काम करके मुझे इतना मिलता है, जबकि मैं इसमें स्टडीज़ के लिए इतना आवर्स देता हूँ। अगर मैं इतना ही एफर्ट अगर दूसरे काम में लगाऊंगा तो हो सकता है कि मैं भी अच्छे से पैसा बना पाऊँ। तो वो भी एक रहता है फैक्टर कि वो डिमोटिवेट करता है, बट वो कंपनसेट हो जाता है वहाँ से जब इस वे में आप सोचते हो कि ओके साइंटिफिक कम्युनिटी यूनिक काम कर रहे हो, सोसाइटी के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हो आप, तो वो चीज़ कंपनसेट हो जाती है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, जितने लोग देख रहे हैं ना, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंडिया अभी इतना ग्रोइंग स्टेज पे है, मतलब आने वाले टाइम में अभी तो पूरा दुनिया का नज़र अभी इंडिया पे ही है। मैं जैसा कि बहुत सारा आर्टिकल सब पढ़ते रहता हूँ कि अपने ड्रीम को फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और सब इस कंट्री में देखते हैं कि यहाँ पे अगर 2-3-4 कंपनी ही है जो कि कार की अच्छी खासी है, और अगर आप चाइना में चले जाओगे तो वहाँ 50-60 प्लस कंपनीज हैं। तो यहाँ पे मतलब अभी भी बहुत कुछ है करने के लिए, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग जो देख रहे हैं कि मतलब अपना ड्रीम फॉलो करें, और जितना भी डिमोटिवेशन मिले, कुछ भी मिले, नहीं हो रहा है अगर मेंटली भी, लेकिन तब पर भी करते रहे, एक टाइम बाद आप ब्लास्ट कर ही जाओगे। यही तो होता है। हाँ, किसी के सजेशन से तुम्हारा पैशन डिस्कवर नहीं होगा। हाँ, तुम्हें बहुत अर्ली स्टेज में वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। मुझे स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है, मैं बैडमिंटन में अच्छा होना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छा होना चाहता हूँ, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। तो आप ट्राई करो, फुटबॉल खेल के देखो आप कैसा माइंडसेट होता है, बैडमिंटन खेल के देखो। मतलब ट्राई, आप ये बोलना चाह रहे हो कि सारे चीज में आप लोग एक्सप्लोर कर लो, फिर उसके बाद फिर आप एक फिर देखो ना। अब ये आपको तब डिसाइड करना है, आपको 12th से पहले डिसाइड करना है, क्योंकि 12th के टाइम पे ही आपको स्ट्रीम चूज करना पड़ता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। 12th के बाद में नहीं, प्री 12th, आफ्टर 10th ही डिसाइड करना है, क्योंकि 10th तक तो नॉर्मल कॉमन सिलेबस ही होता है। अब 10th तक भी आप कितना 16-17 एज रहता है, तब तक वो आप थोड़ा पेरेंट्स की हेल्प से, बाहर के लोगों की हेल्प से आप अपना पैशन डिस्कवर करिए। हाईएस्ट, अब मैं थोड़ा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन पूछूंगा, जब हाईएस्ट पैकेज मतलब हाईएस्ट सैलरी क्या पीएचडी होल्डर को मिलता है आपके अकॉर्डिंग? अगर आप ये सैलरी टाइप नहीं होता है, इसका स्टाइपेंड होता है। हाँ, नहीं डॉक्टर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद में देखो ऑप्शंस रहता है। अभी पीएचडी हो गया तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ,
कॉलेजेस जो होते हैं एफिलिएटेड कॉलेज उनमें भी अप्लाई कर सकता हूँ। IITs के लिए मैं भी कह सकता हूँ कि एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे और पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम भी मांगते हैं एक्सपीरियंस के तौर पे। वैसे यूनिवर्सिटीज़ में भी मांगते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस करके मांगते हैं, तो वो कंपनसेट हो जाता है जो पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम होता है उधर से। तो वो लोग नॉर्मली जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी होता है कॉलेज लेवल पे वो 80,000 प्लस हो जाता है। ओ 80,000 प्लस मतलब। और ये मेरा था कि भैया ऐसा कुछ होता है क्या, जैसे कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया तो एक होता है ना कि जैसे मेरा एक है, मेरे नाम के आगे CA लग जाएगा तो मेरा थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो तो ये भी चीज़ है, बहुत लोग ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप तो होता ही है कि ये चलो एक स्पेशल टाइटल मिला आपको। तो वो एक कहीं ना कहीं पैसा से भी बहुत मोर वैल्यू है, गुडविल है एक सोसाइटी में आप थोड़ा फील होता है अलग, क्योंकि एवरीवन इज नॉट डूइंग PhD और स्पेसिफिकली इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में लोग डिफिकल्टी समझते हैं, बहुत रेयरली है। अगर आप देखोगे हमको लगता है 100 में 1 ही होगा भैया इस ऐसा। हम अगर अभी मैं जिम भी जहाँ पे जाता हूँ, मतलब पूरे एरिया में हमको 2 ही 3 4 लोग मिलते हैं कि ये कर रहे हैं PhD। हाँ, मेरे तो सराउंडिंग में अभी जैसे कि क्या होता है, BBA वाले, होटल मैनेजमेंट वाले लोग मैक्सिमम है। होटल मैनेजमेंट का काफ़ी लोगों का देखा, मैक्सिमम है, ऐसा नहीं है कि वैसा है कि मैक्सिमम इंजीनियर है, मैक्सिमम है भैया, रेयरली ही हम देखते हैं। IT में काफ़ी लोग हैं। तो और कुछ भैया आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे लास्टली, और कुछ ऐसा बात जिससे लोग और मोटिवेट हो जाए? देखो फिजिक्स में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक्सप्लोरेशन लेवल पे होते हैं। स्टार्स गैलेक्सीज के लेवल पे क्या होता है, मैटर यूनिवर्स में क्या क्या मैटर है, किन किन पार्टिकल से बना है, किस टाइप का मैटर है, और गैलेक्सीज के लेवल पे मतलब बड़े बड़े ब्लैक होल में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ब्लैक होल कैसा दिखता है एग्जैक्टली, जैसे उसका पिक्चर पीछे क्लिक हुआ था। वो ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए होता है उतना। आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन, कैन यू रिपीट? नहीं मतलब ये एक मेरा था ना कि मतलब कि क्या क्या कर चीज, सकता हूँ? हाँ क्या चीज आप मतलब लोग जो देख रहे हैं तो लास्टली कि क्या चीज मतलब ऐड कर सकते हैं जिससे कि लोगों को और बेनिफिट हो PhD में। मेरा ये क्वेश्चन था। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन हटाइए। नहीं ठीक है ना। हाँ, जैसे कि आपने बोला ना ब्लैक होल का अभी वो जो एक, पिक्चर आया, हाँ वो एक रहेगा कि पब्लिकली अवेलेबल है, कि समझ आएगा कि नॉर्मल जनता को कि भाई ये चीज़ है, ऐसे तो फील होगा कि ओ अच्छा ब्लैक होल में क्या होता है भाई, क्यूरियोसिटी आई ना वहाँ पे कि अच्छा मैं भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूँ जो इस चीज़ को समझता हो, वो सपोर्ट कर रहे हो, उस कम्युनिटी में काम करना चाहता हूँ, उसका IQ लेवल क्या होगा, उस कम्युनिटी का क्या होगा भैया। तो ऐसा वो रहता है। आपके साथ ऐसा होता है क्या, पढ़ने टाइम, पढ़ाई करते करते टाइम मतलब फिर नींद आने लगा, तो मतलब कुछ ऐसा ट्रिक है आपका पढ़ाई करने का? सबका होता है ना, कोई लोग होते हैं जो कि नाइट में ज़्यादा पढ़ते हैं, कोई लोग होते हैं जो डे में ज़्यादा पढ़ते हैं। नाइट में पढ़ने वाले लोग नॉइज़ को बचाना चाहते हैं, क्योंकि अननेसेसरी जो नॉइज़ होता है, ट्रैफिक नॉइज़, लोगों के बोलने की आवाज़, डेली एक्टिविटीज़ में होने वाला वो सब नॉइज़, उससे बचना चाहते हैं, इसलिए वो नाइट में काम करते हैं। मेरा भी नाइट आउल हूँ मैं भी। रात में काम करना पसंद है मेरे को। दिन में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस फील होता है ऐसे, क्योंकि आसपास लोग घूम रहे होते हैं तो मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है उससे। मतलब नाइट में होता हूँ कि सब कुछ शांत, एवरीथिंग इज शांत, तो ठीक से मुझे जो करना है, जहाँ मैं जिस डायरेक्शन में थॉट्स ले जाना चाहता हूँ पॉसिबल है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के किसी का। अगर नींद आती है पढ़ते टाइम पे तो रहता है कि तुम अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट मीन्स कि अभी ये एक्टिविटी कर रहे हो, आप मान लीजिए कि बुक रीडिंग कर रहे हो, उस टाइम बुक रीडिंग के टाइम सबसे ज़्यादा नींद आता है, क्योंकि उस टाइम तुम एक्सप्लोर कर रहे हो नई चीज़, और माइंड उसको अडेप्ट नहीं करता आसानी से, तो वहाँ पे बहुत जल्दी नींद आएगा, बोर आएगा। फिर क्या करो, तुम पेंसिल लेके और पेंसिल पेपर लेके कुछ स्केच बनाने लगो। ओके, डू अलग है मतलब कुछ, ये चीज हम ट्राई करेंगे, मतलब कि नींद आएगा तो पेंसिल लेके स्केच बनाइए, कुछ ऐसा बनाइए जिससे तुम्हें कुछ विजुअली दिखे, क्योंकि उसमें विजुअली तो टेक्स्ट दिख रहा है। कुछ ऐसा करो जो जिससे विजुअल्स दिखे। कुछ आपका ऐसा कुछ डिसिप्लिन और कुछ रूटीन जो आपको हेल्प कर रहा हो, जो मुझे भी हेल्प कर सकता है, आप बता सको? हेल्प अभी मेंटली स्टेबल और एंजाइटी उस सबसे बचने के लिए जिम तो मैंने ज्वाइन किया ही था। जिम तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। मेडिटेशन आपको क्या लगता है? मेडिटेशन हेल्प करता है, पर मेडिटेशन करने के लिए मतलब एक मेडिटेशन मीन्स कि आपको थॉट्स को स्टेबलाइज करना है, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। जिम में भी होता ही है, क्योंकि जब वर्कआउट करते हो तो आपका
माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छे से बिल्ड होता है उस टाइम, और ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है माइंड में अच्छे से, तो भी एक थॉट्स आपके रुक जाते हैं, फिर आप रिफ्रेश फील करते हो कि ओके अब नई तरीके से चीज़ें मैं सोच सकता हूँ। अगर वर्कआउट नहीं करें तो आप मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हो, मॉर्निंग में वर्कआउट मेडिटेशन करिए, और अर्ली मॉर्निंग में ही करिए, क्योंकि फिर केओस बढ़ने लगता है मॉर्निंग में भी, ट्रैफिक का नॉइस आने लगेगा, लोग आपके आसपास एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो अकेले में करिए मेडिटेशन। और मेरा भैया एकदम अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं ये पॉडकास्ट को कंप्लीट करने वाला हूँ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पीएचडी करने में टाइम तो लगता ही है भैया, इसी टाइम में आपको करियर भी बनाना है, इसी एज में आपको शादी भी करना है, लव लाइफ को भी मेंटेन करना है, तो मतलब आपका ऐसा क्या मतलब एक है कि किस टाइप से, अगर डिस्ट्रैक्शन एक टाइप से ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है, सही पार्टनर कैसे चूज का, मतलब कुछ अगर आप बता सको। पार्टनर जो है आपके गोल्स में हेल्प करे, ना कि वो उसमें ऑब्स्टिकल्स बन जाए। ऐसा कि ठीक है अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे वो हेल्प करे उसमें, ऐसा नहीं कि फालतू का माइंड गेम्स में आप लगे हुए हो कि ओके ये इस टाइम अटेंशन मिला, अभी मैं इसको अटेंशन नहीं दूंगा, अभी ये बिल आएगा, घूमेगा, ये करेगा नहीं सब ये नहीं करना है। ये फालतू का माइंड गेम है, आप ये माइंड गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल, तो ये माइंड गेम से मैं बचना चाहता हूँ। और ये माइंड गेम से मतलब तो कहीं ना कहीं मतलब नहीं, एक होता है ना कि ठीक है अगर मैंने इंटरेस्ट दिखाया, ओके आपका इंटरेस्ट है देन ओके, आप मेरे साथ रह के टाइम स्पेंड करके आप मुझे पता लगा सकते हो कि कैसी पर्सनैलिटी है क्या है। अगर ठीक है मेरी हेल्प कर रहे हो, मैं भी थोड़ा सा सेल्फिश होके वहाँ पे देखूंगा कि आप भी क्या मेरे गोल्स के साथ में ओरिएंटेड हो, आपका जो माइंडसेट है क्या मेरे गोल्स के साथ में मैच होता है क्या, ऐसा। हाँ पार्टनर ऐसा होना चाहिए एक दूसरे को मोटिवेट करे और लाइफ में आगे बढ़े, तो ये एक अच्छा रहता है। ये नहीं कि माइंड गेम्स खेलने के बाद क्या होता है कि दोनों ही डिस्टर्ब होता है, उसका भी डिस्ट्रैक्शन के अलावा कुछ नहीं मिलता, उसका भी एक अपना जर्नी है, एक आपका भी जर्नी है, तो दोनों में ही मतलब कि लॉस ओवरऑल दोनों का ही है। देखो आप करियर में जाते हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स स्ट्रगल दोनों को सेम ही करना होता है, सीखना ही है आपको अल्टीमेटली। तो उनको भी पता है कि किस तरीके से एक स्टूडेंट लाइफ चलती है, और हमको भी पता है कि कैसे स्टूडेंट लाइफ चलती है, तो दोनों साइड ही थोड़े अपने अपने चैलेंजेस हैं, तो एक दूसरे को कंपनसेट करें। ठीक है ऐसा नहीं कि भाई फालतू का टसल में आप लगे हुए हैं, इंटरेस्ट नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट मत कर भाई प्लीज। हाँ टाइम वेस्ट करने से मतलब कि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं फिर वो टाइम में किसी और जगह लगा सकता था ना, मैं लर्निंग में लगा सकता था या किसी और पर्सन से मिल सकता था। मेनली क्या होता है कि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप लोग अगर इस चीज़ में टाइम वेस्ट करके अगर होता है ना कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप उस टाइम में आप कुछ चीज़ अच्छे चीज़ में यूटिलाइज करके वहाँ पे आगे ग्रो कर सकते हो। तो क्या मानना है आप टाइम को किस अकॉर्डिंग देखते हैं? टाइम मेरे हिसाब से लर्निंग, वर्कआउट करिए, ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जिससे आप अगले दिन के लिए उतना मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप कर पाएँ कि आप सही से नॉर्मली काम कर पाएँ। आप ऑफिस गए हैं, आप इंस्टीट्यूट गए हैं, आप अपनी डेस्क पे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे तुम सोशल लाइफ के बारे में सोच रहे हो, और जब सोशली कहीं पे हो तो आप वर्क के बारे में सोच रहे हो। काम पे हो तो काम के बारे में रखिए ना थोड़ा सा थॉट्स, फोकस करने का ट्राई करिए, उसके लिए मेडिटेशन जिम हेल्प करेगी। तो भैया सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू, वंडरफुल कि आप यहाँ पे आए। मैं मतलब कि आपको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट भैया, कि आप के नाम के आगे डॉक्टर लगे, और मैं ये भी विश करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इंडिया के लिए नोबेल प्राइज़ जरूर लेकर के आए। तो अच्छा लगा भैया हमारे पॉडकास्ट पे आए, और मतलब अच्छा लगता है जबकि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड मिला होगा। अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं क्या करूँगा भैया को क्वेश्चन ट्रांसफर कर दूंगा, आप लोगों को भैया अच्छे से रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा ईमेल आईडी नीचे लिख सकते हो, और भैया का ईमेल आईडी जैसा कि भैया बता रहे हैं, मैं ईमेल आईडी भी डाल दूंगा जिससे कि आप लोग का और इजी रहे। कुछ करियर वाइज हेल्प चाहिए तो मैं रिप्लाई दे दूंगा ईमेल का। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।